हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 49। अगला है जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने डैश स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सही विकल्प होगा कि भारतीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वें स्थान पर बना हुआ था। केवें स्थान पे? 43वें स्थान पे ये बना हुआ था। इसका विकल्प जो है 2 सही होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे क्या हो जाएगा इसका अगला प्रश्न, आइए इसे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्धा नामक महिला शासक का शासन था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कश्मीर। अगला कि भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की जनगणना, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाघ। अगला है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कितना, 1.20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एक के। अगला है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका सही विकल्प होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा थावरचंद गहलोत। क्या हो जाएगा, थावरचंद गहलोत। अगला संविधान यानी कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, लेकिन इन्हें संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डैश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 9वां। अगला है कि महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी। उज्जैन जो थी ये राजधानी थी अवंती की। किसकी? अवंती की। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पंचाल किसका होगा? अहि क्षेत्र का, मगध का पाटलिपुत्र, ठीक है, कौशल का श्रावस्ती, इसे भी याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था, माफ कीजिएगा, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का डैश अर्थ होता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अधीनस्थ शासक। अगला कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा वीणा। आगे की ओर चलेंगे, प्रश्न पे देखेंगे क्या है। कह रहा है कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर 10 सॉल्यूशंस वी हैवी एंड ब्रेक थ्रू वी नीड नामक की पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा बिल गेट्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? लोहित नामक नदी ब्रह्मपुत्र में है। अगला है कि थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग 10 मिलियन का था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा $164। क्या? $164 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लुढ़कन यानी कि रोलिंग घर्षण। क्या हो जाएगा? रोलिंग घर्षण। अगला है कि पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि जल क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। कैसा हो जाता है आपसे यही पूछा है, तो लाल हो जाता है। अगला है कि रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रजिया जो है 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय समथित त्रिकोण की यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीव के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हर्डमेनिया। क्या हो जाएगा? हर्डमेनिया। अगला है कि केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया का घटक नहीं था? तो इसका सही विकल्प होगा शहरी कायाकल्प। अगला है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो आइए इसका विकल्प लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख्र-ए-मुदाविर किस रूप से प्रसिद्ध थे? तो फ़ख्र-ए-मुदाविर जो है क्या है? फ़ख्र-ए-मुदाविर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण डैश का आधिकारिक इतिहास है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शाहजहां। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक का पद त्याग देंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आदित्य पुरी। क्या हो जाएगा? आदित्य पुरी होगा। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किसान रेल और कृषि उड़ान। क्या हो जाएगा? किसान रेल और कृषि उड़ान। अगला है कि बकिंघम नगर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली है? तो बकिंघम नगर जो है ये फैली हुई है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बकिंघम नगर कितने किलोमीटर में है? 796 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की नौवहन नहर है। नहर ही न बोल रहा है, बकिंघम नहर। तो ये क्या है? 796 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की नौवहन नहर है जो आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के काकीनाडा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक ये दक्षिण भारतीय कोरोमंडल तट से क्या समानांतर है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि मिएंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है? तो मिएंडर नाम का जो भूभाग होता है ये नदी द्वारा बना होता है। अगला की प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी कि वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति की अभाव होती है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, यही है जो सत्य नहीं है। अगला, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृष्णा। अगला है फिल्म हेल्लारो
जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। डैश भाषा के लिए बनी एक फिल्म है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजराती। क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा इसका सही विकल्प। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहे कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 34वां। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में डैश की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7.9%। अगला है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायत का अर्थ क्या है? तो पंचायत का अर्थ हो जाएगा आपका मंदिर वास्तुकला की एक शैली। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रिकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अगला है कि अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बीजिंग 2008। क्या हो जाएगा? बीजिंग 2008 में। अगला निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान रहा है? तो इसका सही विकल्प होना चाहिए गोवा। क्या होगा? गोवा। अगला है कि समक्का सारक्का जथरा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला है कि क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो रोस्टन चेज जो है ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डैश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है? तो स्टुअर्ट जो ब्रॉड है ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सानिया मिर्जा। अगला है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। यहाँ से रीजनिंग्स का प्रश्न है, तो अपना पेन और कॉपी उठाइए फटाफट और प्रश्न को करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो संबंध आकृति ए का आकृति बी से है। तो आकृति ए से आकृति बी में सभी 4 डिजाइनें 180 डिग्री घूमने के बाद निम्नलिखित प्रकार से जाती है। जैसे मेरा कहने का मतलब कैसे कैसे घूमती है आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता है कि ये डिजाइन यहाँ पे प्रतिस्थापित होती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर ये वाला यहाँ जाती है और फिर ये वाला यहाँ आती है, ऐसे करके हो रहा है। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 2 हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान से देखिए, प्रत्येक अगली आकृति में जो डिजाइन है दोनों डिजाइन परस्पर स्थान परिवर्तित करती है। दोनों डिजाइन क्या करती है? परस्पर जो है स्थान परिवर्तित कर लेती है। ये वाला और ये वाला दोनों के बारे में कह रहा है, ठीक है। और देखिए परिवर्तित करके जो नीचे बाएं कोने में डिजाइन जो जाती है वह 180 डिग्री घूमती है और जो डिजाइन ऊपर दाएं कोने में जाती है वह एक नई डिजाइन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये नीचे तो आई लेकिन क्या 180 डिग्री मुड़ी और ये वाला ऊपर जाके एक नया फिगर का निर्माण किया, ऐसे ही हो रहा है। तो इसका सही विकल्प तो एक ही होगा, आप करके देखें। अगला प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न को करेंगे। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। बृहस्पति है, चंद्रमा है और क्या है? ग्रह है। तो आप बृहस्पति को इसमें डाल दीजिए, ग्रह को इसमें डाल दीजिए, चंद्रमा को साइड कर दीजिए, यानी विकल्प 4 सही हो जाएंगे। विकल्प 4 क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देखिए आकृति
3 को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में 2 छायांकित त्रिभुज के बीच क्रमशः 2 त्रिभुज और 1 त्रिभुज का अंतराल है। लेकिन आकृति 3 में क्या हो रहा है कि 2 छायांकित त्रिभुज के बीच 3 त्रिभुज और 1 त्रिभुज का अंतराल है। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प 3 इसका सही उत्तर होंगे। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका सही विकल्प तो 4 होने वाला है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। तो आकृति ए से आकृति बी में दोनों रेखाखंड का विस्तार होता है तथा एक त्रिभुज जुड़ जाता है। एक त्रिभुज क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज जुड़ जाता है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आकृति सी से आकृति डी में भी दोनों रेखाखंडों का विस्तार होगा एवं एक वृत्त जुड़ जाएगा। तो एक वृत्त इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा? इसमें एक वृत्त और जोड़ दीजिएगा तो विकल्प 3 आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 2 वृत्त है, एक और जुड़ जाएगा तो 3 वृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक हैच वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे होंगे। तो हैच वाले के विपरीत पृष्ठ पे आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? दो चीज को कॉमन कीजिए और हैच को निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे किसी 2 पासे को आप कॉमन करके हैच को निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पासे को करें तो भागा से भागा खत्म, ठीक है, गुना से गुना खत्म, तो हैच की जगह कौन आ जाएंगे? विपरीत में स्टार। तो विकल्प 3 सही हो रहा है। विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा? परम सत उत्तर हो जाएंगे। जब एक से अधिक पासा दिया रहे ना, जैसे 4 पासा दिया रहे तो ऐसा ट्रिक भी अपना कर देखिएगा, नहीं तो अपना कॉमन वाला फंडा तो है ही। अगला, यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है तो संख्या 1 वाले पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? 1 वाला पृष्ठ पे देखिए 3 का विपरीत तो 6 हो गया, 1 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत 4, तो 1 का विपरीत 5 मिला है हमें। क्या मिला है? 5। तो आइए हम 1 का विपरीत 5 लगा देते हैं। 1 का विपरीत 5 कहाँ है? विकल्प 1 में है। विकल्प 1 सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे लगता है कुछ एरर हुआ है। क्या एरर हुआ है हमसे? जैसे यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत कौन हो जाएंगे? 6। हम लिख देते हैं 3 का विपरीत क्या हो गया? 6। 1 का विपरीत क्या हो जाएंगे? 1 का विपरीत 2 हो जाएंगे। 1 का विपरीत क्या हो जाएंगे? 2। अच्छा, तो हमें मिला है 1 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत था ना 4। हम यहाँ पे गलत लगा दिए थे, मतलब इसका सही उत्तर होगा 2 होना चाहिए ना। 1 का विपरीत 2। अब आइए कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब ध्यान दें आप लोग इस वाले प्रश्न पे। तो प्रत्येक अगली आकृति में टी आकार की डिजाइन 90 डिग्री, क्या टी आकार की जो डिजाइन है वो क्या कर रही है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और अन्य 2 डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है तथा ऊपरी डिजाइन के स्थान पर एक नई डिजाइन आ जाती है। ये जो टी दिख रहा है ना, ये बीच में टी, इसी के बारे में कह रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 4। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होंगे। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आकृति 2 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृतियों में समान डिजाइन दिया गया है। लेकिन ये जो आकृति 2 है, आकृति 2 में क्या हो रहा है कि डिजाइन ये जो है ना ऐसे वाला, ये और ये डार्क वाला, ये डार्क वाला जो है ना ऐसे करके, ये जो है दूसरी ओर है। क्या है? दूसरी ओर है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये भिन्न हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्या कह रहा प्रश्न आपका? कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। ध्यान दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 11 गुने 2 और -3, तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 और -3 कीजिएगा तो मिलेंगे आपको 19। ठीक है, तो 2 गुने 11 प्लस 19 और माइनस कर देंगे हम 1। क्या कर देंगे? 1। अब ऊपर की ओर लिख देते हैं समझने के लिए, जैसे 2 गुने 30 और -1 बराबर क्या हो जाएगा? 60 - 1 हो जाएगा, आपको मिलेंगे 59। सेम इसी प्रकार से यही पैटर्न को दोहराइएगा, विकल्प 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में
दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे इस प्रश्न को क्या कीजिए, कॉमन करके बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से कितने 12 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ से 23 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कितने का 40 का डिफरेंस हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग बखूबी कर पाएंगे। इसका उत्तर जो है कितना आएगा हम बता देते हैं, 793 आएंगे। ठीक है, इसको कीजिएगा, अंततः अंत में जो डिफरेंस आएगा +6 फिर 8 फिर 10 फिर 6 फिर 12 आ जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पे देखिए, चमगादड़ का चित्कार है तो कंगारू का क्या होगा, चमगादड़ का चित्कार तो कंगारू का घुरघुराना होगा। अगला, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न कौन सा है, जैसे आकृति 3 को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी आकृतियों में जो रेखाखंड का डिजाइन है ऐसे वाला, ये जो डिजाइन है ये क्या हो रहा है, ये जो है इसके सन्निकट है। किसके डिजाइन, इसके इस वाले डिजाइन के क्या है, सन्निकट। आकृति 3 में रेखाखंड कौन सा सन्निकट है, ये वाला। ऐसे जो स्टार वाला ये जो बन रहा है ना, ये दोनों क्या है, सन्निकट है ना। तो इसका सही विकल्प तो हमें 3 ही नजर आ रहा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका सही विकल्प मेरे दोस्त विकल्प 1 नजर आएंगे। ठीक है, विकल्प 1। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि वर्जन को 17 12 121 और इधर कितना है 62 12 25 के रूप में और 13 क्या है टीयरफुल को इतना संख्या के रूप में कोडित किया जाता है तो लोकालिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको हम पहला वर्जन का करके दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे V है, फिर क्या है E है, उसके बाद R है, उसके बाद क्या है SION, यही है ना। ये सभी का स्थानीय मान को देखिए, क्या कीजिए स्थानीय मान को। इसका 14 है, इसका कितना है 15 है, O का 15, I का 9 और S का 19 और R का 18 और E का 5 और V का कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि ये जो 17 है 17 ये N से कितना अधिक है, +3 अधिक है। ये जो 12 है 12 O से कितना कम है, O से कितना कम है तो -3 कम है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको फिर से 12 मिल रहा है, फिर से जो 12 मिल रहा है ये 9 से कितने अधिक है तो फिर +3 अधिक है, यानी +3 -3 +3 -3 कीजिएगा, इसका उत्तर विकल्प 1 आ जाएंगे लोकालिटी का। ठीक है, जो पैटर्न हम आपको बताए हैं इसी पैटर्न पे कीजिएगा, प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। अगला है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। जैसे गाजर है, सब्जियां हैं और आलू है, ये सब्जी में डाल दीजिए गाजर और ये देखिए गाजर बड़ा हो गया, गाजर और आलू दोनों डाल दीजिए। इसका सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प 1। विकल्प 1 सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आप 11 में 6 को ऐड कर दे तो 17 मिल गए। ठीक है, इस 17 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा, 11 ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे 17 में आप 11 ऐड कर दें, आपको कितने मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्या, आपको मिल जाएंगे 28। अगली संख्या मिलेंगे, फिर इस 28 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा, 28 में आप 23 ऐड कर दीजिए, आपको 51 मिल जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस से काम हो रहा है, यानी कि हम पहले में किए हैं 5 का डिफरेंस लिए हैं, ये 6 और 5 11 होता है, और 11 में हम फिर कितने जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं। ठीक ना, आगे की ओर चलेंगे। अब फिर 51 में आप 45 जोड़ दीजिए, ये जो 51 आया इसमें आप 45 जोड़िए, कितने जोड़िए 45। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे पैटर्न चल रहा है 6, फिर 6 × 2 - 1, फिर चल रहा है 11 × 2,
11 गुने 2 प्लस 1 वाला पैटर्न, फिर 23 गुने कितने चला है, 23 गुने 2 माइनस 1, ठीक है, जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये जो 45 और 51 में 45 जो जोड़े हैं, यहाँ पे 23 गुने 2 माइनस 1 कर लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96। अगले स्टेप पे चल के और इसे क्लियर करते हैं। जैसे 96 में हम प्लस करेंगे 91, और ये 91 को हम लाए कहाँ से, ये 45 जो है पिछल का, उसमें 2 से गुना करके हम एक ऐड कराए हैं, और हमें यहाँ पे 96 और 91 को हम जोड़ेंगे तो 187 मिलेगा, ठीक है, 187 मिल गए। अब ये 187 में जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 181, देखिए ये जो 91 था ना पिछले वाले संख्या, उसमें 2 से गुना करके -1 कर दिए हैं, तो हमें अब इस दोनों को जोड़िएगा तो 368 मिल गए, ठीक है। अब ये 368 में कितना जोड़ना है, 368 में जोड़ना है आपको 363। अब ये 363 जुड़ा कैसे, 363 आया कहाँ से, देखिए ये 181 जो था पिछले अंक संख्या में जो आया था, उसमें हम 2 से गुना करके और +1 कर दिए, तो ये 363 आ गया। दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 731, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आप 6 गुने 2 का स्क्वायर, 6 गुने 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या मिल जाएंगे आपको, 6 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 6 गुने 4 कीजिएगा, 6 चौके 24, ये मिल गए। अब आइए यहाँ पे कर दीजिए, तो 14 में फिर कितने कर दीजिए, 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का कितना कर दीजिए, क्यूब, यानी कि 14 गुने क्या हो जाएगा 8, 14 8 कितना होता है 112, ठीक है, तो विकल्प 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखें तो इसका सही विकल्प 2 होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को अगर आप देखें, किसको, विकल्प, इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका सही विकल्प हमें 3 होता दिखाई दे रहा है। 3 इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएंगे, ठीक है। ये खाली वाला भाग के ऊपर तो खाली वाला ही भाग होगा, ठीक है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जिसको वेरी लिखा है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट में क्या किया है, छोटा बड़ा किया है अल्फाबेट को, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आप रखते हैं तो ये y तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। किधर की ओर बोला है, बाएं दाएं, दाईं तो बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y वैसे के वैसे, फिर e जो है e ऐसे हो जाएंगे, e ऐसे हो जाएंगे ना, उसके बाद r जो है ऐसे हो जाएगा, r कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो देख लीजिए यहाँ पे r तक तो ये 1 या 2 होगा, 1 या 3, यही दोनों में से कोई एक होना है। अब e जो है आपका, e कैसा दिखाई देगा, e ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। v वैसे ही रहेगा, o भी वैसे ही रहेगा, c आपका ऐसे हो जाएगा, c, उसके बाद s कैसे हो जाएगा, s ऐसे हो जाएगा, ठीक है, s, उसके बाद i, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा d आपका, ठीक है। तो इसका सही विकल्प 3 ही होंगे, क्या हो जाएंगे 3। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि अरविंद और विश्वनाथ अपने हॉस्टल से एक ही समय पर निकलते हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटे और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से खेल के मैदान पर जाते हैं। यदि खेल के मैदान पर पहुंचने में विश्वनाथ की तुलना में अरविंद 20 मिनट अधिक समय लेता है तो उनके हॉस्टल से खेल के मैदान की दूरी कितनी है। अब यहाँ पे कर लीजिए, मान लीजिए कि हॉस्टल और खेल के मैदान के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे x/30, क्या लिखेंगे, x/30 माइनस x/60 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, कितने 1/3, यानी कि मिनट में करेंगे तो 20 मिनट, और 20 मिनट बराबर लिखेंगे तो 20/60, यानी हमें मिलेंगे 20 से कम 20, 20 × 60 यानी 1/3 घंटा, जो हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इस वाले को, ये जो आपको मिला है यहाँ पे 1/30 माइनस 1/60, ये जो मिला है ना, इसको आप कर लीजिए एलसीएम, तो 60 का यहाँ पे 60 का एलसीएम 60,
30 दूना 60, तो यानी 2x हो गया, और 30 60 एकम 60, तो यहाँ पे x हो गया, यानी कि 1/3 हो गए यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ x/60 बराबर कितना, 1/3। तो x बराबर लिख लीजिए 60/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। कितने हो जाएंगे, 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का यानी भिन्न विकल्प का चयन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अराजकता है, कलह है, उथल पुथल है, सामंजस्य है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट हो रहा है कि सामंजस्य जो है ये क्या कर रहा है, अंतिम से क्या है, विपरीतार्थक है, यानी कि अराजकता, कहल और उथल पुथल कमोबेश समान अर्थ वाले जो है ये दर्शा रहे हैं। अगला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो विकल्प 2 को बदल दीजिए रख के, तो इसका 70 बराबर 70 आ जाएंगे। ठीक है, करके देखिए आप। अगला प्रश्न है यहाँ पे 76 नंबर, इसको खुद कीजिएगा, 93/160 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.1/2 वर्षों में यानी कि 2.5 वर्षों में 12,705 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन। यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन और इंटू 1+r/100 और ऊपर क्या हो जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,705 बराबर p इंटू 1+10/100। ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा 2.1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 12,705 बराबर क्या हो जाएगा p इंटू 1+1/10 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले बिंदु पे सॉल्व करने 1+ क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1/10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 12,705 और बराबर p इंटू 11/10 का स्क्वायर इंटू 21/20 का क्या हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे p बराबर लिखेंगे 12,705 गुने 10 और गुने 10। ठीक है, और बटा में लिख लीजिए 11 गुने 21। काटपीट में चाहिएगा, आएंगे 10,000। कितने आ जाएंगे, 10,000 आपका आ जाएंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप से हम इसे करने का कोशिश करेंगे। क्या अगले स्टेप से, तो यहाँ पे होगा दूसरी स्थिति में दर बराबर आपका 5% प्रति अर्धवार्षिक वर्ष। समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। क्या होगा p इंटू क्या 1+r/100 और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और -1, यही होगा ना जब निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे लिख लीजिए 10,000 जो आया था आपका, कितना 10,000 जो आया था आपका, और यहाँ पे इंटू 1+ क्या हो जाएगा 5y, 5% ही ना था अर्धवर्ष, तो यहाँ पे 5/100 और इसका स्क्वायर और -1 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कराइए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 10,000, कितने 10,000 और गुने का 41 और बटा में 400 आएंगे। अभी से काटपीट मचा दीजिए, 1025 आएंगे जो विकल्प 4 में। यहीं पे हम थोड़ा जो है स्टेप को शॉर्ट करके लिखे हैं। अगला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, यहाँ पे गुनी लिखा हुआ है, इसको गुनी कर दीजिए, तो x का मान क्या होगा। अब गोले की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना है 3 गुनी 8 यानी 8 3 24। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 24। तो बेलन का आयतन कॉपी पे लिखिए, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन लिख लीजिए। तो बेलन का आयतन होगा πr² बराबर क्या हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 πr²। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं r² बराबर 4/3 और इसका r³ कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करने, क्या हो जाएगा x² गुने 24
और हम बराबर में लिख देंगे यहाँ पे, ये बराबर, ये नॉट इक्वल टू हो गया क्या, यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 4/3 और गुने 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है, ठीक है, गुने 8, क्लियर है। अब आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4/3 गुने क्या हो जाएगा 8 गुने 8 और गुने 8 और बटा में 24, काटिएगा तो आपको यहाँ से काट पीट करके यहाँ से आपको आएंगे क्या, बता देते हैं, 4 गुने 8 और बटा 3 गुने 3, ये x बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितना था, एक्स स्क्वायर बराबर था, तो हम इसका रूट पावर हटा दे तो इस पे रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो क्या होगा 4 गुने 8 बटा 3 गुने 3, तो हम बाहर निकाल कर अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 8 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16/3 अगर इसे पूर्णांक में बदलिए तो 5.1/3 सेंटीमीटर, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या है 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है यहाँ पे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। अभी यहाँ पे जो आपको दिया गया है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अब रेशियो पे दिया गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे सी स्क्वायर और प्लस क्या है ए स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। तो यहाँ पे है कि इसका कितना 34 रेशियो 61 रेशियो 45, यही है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 के लिख देंगे और ये समीकरण 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लिख देंगे 61 क्या के लिख देंगे, ये समीकरण 2, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 45 के, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है 3। अब यहाँ पे इतना चीज तो आप जान गए, इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। अब आइए अगले स्टेप पे, क्या हो जाएगा, जहाँ के समानुपातिक नियंत्रक हो तो तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 34 के प्लस 61 के और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 45 के, कितने के 45 के, और ये सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 140 के हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना, अगला आ गया 70 के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 70 के, क्योंकि इसको काटिएगा तो ये 70 दूना ही 140 होगा ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 के। अब समीकरण 4 में से एक को घटा दीजिए, किसको 4 में से एक को घटाइएगा तो मेरा कहने का मतलब सी स्क्वायर बराबर 70 के माइनस 34 के, ठीक है। तो आपको मिलेंगे क्या 36 के, सी बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी बराबर 6 रूट के लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए ऊपर लिख के दिखाते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि c बराबर 6 रूट के लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण, अब अगले में समीकरण 4 में से 2 को घटाइए, समीकरण 4 में से किसको घटाना है 2 में से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 70 के माइनस 45, तो आ कितने जाएंगे 25 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका क्या ए स्क्वायर बराबर हम 4 में से 3 को घटवा रहे थे ना आपसे, 4 में से 3 को, तो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, फिर से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना था आपका 70 के माइनस 61 के था ना, तो इसका क्या हो जाएगा 9 के हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा √3 और √k हो जाएगा। अब आइए समीकरण 4 में से 3 को घटाइए, पहले 4 में से 2 को घटाए थे, अब 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेंगे हमें बी स्क्वायर बराबर 70 के माइनस 45 यानी 25 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर 5 √k हो जाएगा। अब ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी सी का क्या कर लीजिए रेशियो, तो यहाँ पे था √3 के 5 √k, ठीक है। यहाँ पे क्या था 6 √k, तो यहाँ पे सभी का के से कहानी खत्म, यानी कि 3:5:6 आया, तो 3:5:6 कहाँ पे है विकल्प 2 में है, विकल्प 2 सही हो गया। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है।
यदि वह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहले ना ये सारे के सारे संख्या 4, 5, 6, 9 सभी का एलसीएम कीजिए, 180 आएंगे। कितने आएंगे? 180। अब आप 180 में गुना करा दीजिए 6 और प्लस 3 से, आपको मिलेंगे कितना? आपको मिल जाएंगे कितना? 1083। और 1083 को अलग अलग जोड़ दीजिए, जैसे 1, 0, 8 और 3 हो जाएंगे आपका 12, जो विकल्प 3 में निहित है। आगे की ओर चले। कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है, तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन है ये। विद्यालय बी से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी की संख्या हम मान लिए 100। हम कितना मान लिए? 100 मान लिए। विद्यालय ए से परीक्षा में शामिल होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। विद्यालय ए से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी कितना? 120। तो विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाला कितना होगा? ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। अब कहानी यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाला का था। अब उत्तीर्ण यानी विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 75 है, तो हम विद्यालय ए प्लस बी के उत्तीर्ण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 75 गुने 180 और बटा 100, काटपीट मचाइए, 135 आ जाएंगे। अब विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थी निकालेंगे। क्या? विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थी आप निकाले तो 135 माइनस 75 यानी 60 आ जाएंगे। कितने? 60 आ जाएंगे। यानी कि अब इसका प्रतिशत उत्तीर्णता आप चेक करें तो क्या हो जाएगा? 60 बटा 120 गुने 100 कितने हो जाएंगे? 50%। विकल्प 2 लगाइए और आगे बढ़िए। अगला है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए? एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या कर लीजिए? एक त्रिभुज बना लीजिए और इसके अंदर एक एक सर्किल को फिट कीजिए और इसका त्रिज्या यहाँ निकाल दीजिए। इसको ए, इसको बी और इसको सी कर दीजिए और इसे बनाइए। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? भुजा बटा 2√3 होता है ना। तो भुजा कितना है इसका? 30 लिखेंगे, 2√3 कीजिएगा, आएंगे 5√3। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाई गुने कितना? 5√3 का क्या? स्क्वायर कर दीजिए, 75 पाई आ जाएंगे। कितने? 75 पाई। कहीं पे दिख रहा है? विकल्प 4। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती है। एक्स स्टेशन से ए से बी की दूरी और वाई स्टेशन बी से ए की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः 8.2/5 घंटे और 4.2/7 घंटे का समय लगता है। यदि x की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है तो y की चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे मान लीजिए vx बटा क्या vy, ठीक है, और बराबर ty बटा क्या हो जाएगा tx हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50 बटा vy और रूट अंडर लिख दीजिए 30/7 और प्लस 42/5 लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 बटा vy और बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 30/7 गुने 5/42 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर 5 गुने 5 और बटा 7 गुने 7 लिख लीजिए। अब आइए यहाँ पे आगे की ओर बढ़कर इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा 50 बटा vy बराबर 5/7 होगा, बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे vy बराबर 50 गुने 7 और बटा 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 से 70 किलोमीटर हो जाएंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला है कि सुमित एक वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। क्या करता है? सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती।
यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखिए, मान लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है, 100 रुपए। एसपी कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना, 100 बटा क्या कर लीजिएगा 90 और गुने 80, तो क्या हो जाएगा आपका 80 कीजिएगा तो 800 बटा कितना 90 आ जाएंगे। सॉरी 8000 बटा 90, तो इसे काट दीजिएगा तो आ जाएंगे आपका कितना 800 बटा 9, कितने 800 बटा 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति में इसे अगर चेक करना चाहें तो क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 95 रुपए था, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर 95 माइनस 800 और बटा 9। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो नीचे 9 855 आएंगे इधर और माइनस हो जाएगा 800, यानी कि 55 बटा 9 रुपए। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत चेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 55 बटा 9 और गुने क्या हो जाएगा 9 बटा 800 और गुने क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 9 से 9 से अभी से काट पीट मचा दीजिए, 55 बटा 8, ये 0 से 2 0 खत्म, 55 बटा 8 आ गए, यानी काटिएगा तो 6.7 बटा 8 आएंगे, जो विकल्प किस में है, विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। मान लीजिए दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 3, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका 11x प्लस 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आइए इसको हम प्रश्न से करना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 और बराबर में लिख सकते हैं हम 324 को फैक्टराइज कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा 36 गुने 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 गुने 9। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x प्लस 3 और इंटू में लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2x प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 11 गुने 3 प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुने 3 प्लस 3, आपको मिलेंगे x बराबर 3। तो 11x प्लस 3 में हम x का मान पुट कर देते, 11 गुने 3 प्लस 3 कर दीजिए 36 आएंगे, कितने आ जाएंगे 36, जो विकल्प 1 में ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक एक छात्रों को ही मिले हैं, निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक घट जाता है, यहाँ घ लिख दिया, इसको भी सुधार लीजिएगा, घट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा, उच्चतम और न्यूनतम अंकों का, तो उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों का योग बराबर लिखिए 52 गुने क्या 45 और माइनस कर दीजिए 50 गुने 44, ठीक है। तो 52 गुने 45 कीजिएगा तो 2340 आएंगे और यहाँ पे 50 गुने 44 कीजिएगा आपको मिलेंगे 2200, कितने मिल जाएंगे 2200, यानी 140 और 140 बटा 2 यानी 70। आइए विकल्प में लगाइए इसका उत्तर, 70 कहीं दिख रहा है, 70 यहाँ पे है। अगला है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9900 रुपए और 7 वर्षों में 11700 रुपए हो जाती है, ठीक है। वह धनराशि 8.2/3% की साधारण ब्याज दर से 2.1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 7 वर्षों में मिश्र धन माइनस क्या कर लीजिए 4 वर्षों में मिश्र धन, यानी कि 11,000 लिखेंगे आप, 11,700 माइनस 9900, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, लिखिए आप 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 4/3 गुने 1800। अब यहाँ कीजिएगा काट पीट में चाहिए तो आ जाएंगे आपका 2400 रुपए, ठीक है। तो मूलधन बराबर निकालिए आप, क्या कीजिए मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 9900 और माइनस कर दीजिए आप 2400, ठीक है। तो आपका आ जाएंगे कितना 7500 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 7500। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100,
तो यहाँ लिखिए आप साधारण ब्याज बराबर 7500 गुने 9 और गुने 26 और बटा में हो जाएगा आपका 4 गुने 3 गुने 100। काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से आ जाएंगे 14,062.5 रुपये। तो मिश्र धन निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकाल लीजिए मिश्र धन, तो यानी कि 7500 प्लस 1462.5 यानी टोटल हो जाएंगे 8962.5 जो विकल्प 3 में है। किसमें है? विकल्प 3 में। अगला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपए की छूट के बाद 480 रुपए से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा। अब छूट कितने था इसका? 60 रुपए की छूट थी। विक्रय मूल्य कितने? 480। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 480 प्लस 60 कर लीजिएगा, आ जाएंगे 540 आ जाएंगे रुपए। तो वस्तु का सिप्पी कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 कॉस्ट प्राइस बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर 100/125 और गुने 540 कर दीजिए। काटपीट मचा के आ जाएंगे 432। अब 480 में से आप घटा दीजिए 432 को, तो आ जाएंगे 48 रुपए। लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, क्या कर दीजिए लाभ प्रतिशत, तो 48/432 और गुने 100। ठीक है, तो आ जाएंगे 100/9 यानी कि 11.1% जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 65% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे ए का 2/3 काम 16 दिन में पूरा होता है। तो ए द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम होगा इसका 16 गुने 3/2 यानी कि 8 और 8 दूना 16, 8 3 24 दिन। तो इसका ए का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया किसका? ए का कितना? 24। ठीक है, तो शेष काम निकाल लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 - 2/3 यानी होगा कितना? 1/3। तो शेष दिन बराबर 21 - 16 कर लीजिए, 21 - 16 कीजिएगा, मिलेंगे कितना? 5। अब बी द्वारा एक काम करने में लिया गया समय कितना होगा? बी द्वारा एक काम करने में लिया गया समय 3 गुने 5 यानी 15 दिन होंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो 1/24 और प्लस 1/15 ये दोनों का एलसीएम करा दीजिए, 1/24 और 1/15 का। किसका? 1/24 प्लस 1/15 का एलसीएम कीजिएगा, 120 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना? 24 × 25 120 और यहाँ पे 15 8 120। ठीक है, कीजिएगा तो 13 आ जाएंगे 120। तो 65% काम करने में लिया गया समय निकाल दीजिए। तो 65/100 और गुने क्या हो जाएगा? 65/100 गुने 120/13, 13 पंजे 65। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 × 25 100, 5 से 5 खत्म, 20 × 120, 6 दिन आएंगे। उत्तर जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यहाँ पे देखिए ए गुने कर लीजिए आप 50/100 और गुने 80/100। ठीक है, अब इसे कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका, और गुने बराबर में, यहाँ पे बराबर लिखिएगा 3b गुने 25/100। ठीक है, 25/100 लिख लीजिए। अब यहाँ सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्व कीजिएगा तो ए लिखिएगा, ए गुने 1/2 गुने क्या हो जाएगा? 4/5 और बराबर हो जाएगा 3/4 बी हो जाएगा बराबर में, इसे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे a/b बराबर क्या हो जाएगा? a/b बराबर हो जाएगा 3/4 गुने 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2। अब आइए यहाँ से इसको आगे करते हैं। आगे करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे a/b बराबर लिखिए, यहाँ से a/b बराबर क्या हो जाएगा? 15/8। क्या हो जाएगा? 15/8 स्पष्ट रूप से। तो यहाँ a किससे बड़ा है? b से बड़ा है, तो प्रतिशत निकाल दीजिए आपका। क्या हो जाएगा? 15 - 8/8 और गुने क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से इसको काटिए, तो काटने के बाद आपको मिलेंगे 700/8 यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे इसको
कितने लिख सकते हैं, 100 काटिएगा तो 175 बता देंगे 2, यानी लगभग 87.5% जो विकल्प 3 में है अधिक के रूप में। आगे की ओर चलेंगे, यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इसका सही विकल्प होगा सेल पर डबल क्लिक करना। अगला है एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है, तो इसका सही विकल्प होगा बॉटम राइट। क्या हो जाएगा, बॉटम राइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए, तो इसका सही विकल्प होगा @। अगला एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+N। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें कौन सा से सही है आपको यही बता देना है, तो इसका सही विकल्प केवल एक है जो असत्य है। अगला निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा, यानी मोड 11,3 दिया गया है, तो इसका सही विकल्प होना चाहिए 2। क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अगला यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है। यूआरएल शब्द का अर्थ होता है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि आपस में संबंधित क्या है, आपस में संबंधित वेब पेज का एक संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएस एक्सेल। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।